हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ड ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज की क्लास से हम शुरू करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये एक ऐसा एक्ट है जो कि बिजनेस लॉ के सिलेबस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप सीए स्टूडेंट हो, सीएमए स्टूडेंट हो, सीएस स्टूडेंट हो, या आप एक लॉ स्टूडेंट हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पर बिजनेस लॉ आपका सिलेबस है, तो एनआई एक्ट जो है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम्स में। तो चलिए इस एक्ट को समझते हैं। एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट को विथ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। सो टुडे इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वी विल डिस्कस व्हाट इज नेगोशिएशन। नेगोशिएशन ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। जब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को, ये वर्ड मैंने बहुत बार यूज़ किया है। तो अब इसका मतलब क्या है, एक्ट इसको किस तरीके से डिफाइन करता है, ठीक है। तो जनरली इस वर्ड का क्या मतलब है, जब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक पर्सन से दूसरे के पास जाता है जो कि कोई लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएट करता है, उसको हम नेगोशिएशन कह रहे हैं। ओके, अब देखते हैं सेक्शन 14 ऑफ द एनआई एक्ट इसको डिफाइन कैसे करता है। It defines negotiation as the transfer of a negotiable instrument. क्या है transfer of a negotiable instrument from one person to another? यहां तक तो ठीक है, सिंपल है। एक negotiable instrument एक पर्सन दूसरे पर्सन को दे रहा है, लेकिन अब इसमें लीगैलिटीज क्या है। इंटेंशन होना चाहिए ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द ट्रांसफरी एज द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, तो देने के पीछे क्या इंटेंशन होना चाहिए कि जिसको मिलेगा वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बन जाएगा। यहाँ पे होल्डर का वही मतलब है जो अभी हमने होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में जो डिस्कस किया था। This definition establishes the legal framework of transfer of ownership rights. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या ट्रांसफर हो रहा है, सिर्फ सिंपली देना नहीं है, बट लीगली जो राइट्स है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जाता है। ओके, तो ये चीज आपको समझना है। ट्रांसफर किस तरीके का ट्रांसफर, जैसे हमने सेल ऑफ गुड्स में देखा है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन अलग होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अलग होता है। तो अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं हो, तो प्लीज़ आप एक बार सेल ऑफ गुड्स वाले पूरे वीडियोस को देखो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को आप समझो। वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पर इस वीडियो के एंड में, और तब आपको समझ में आएगा कि ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, और एक पर्सन जब दूसरे को ट्रांसफर करता है, तो जो जिसको वो मिल रहा है उसकी राइट्स कैसे लॉ में चेंज हो जाते हैं। अब ट्रांसफर करने का तरीका क्या होना चाहिए अंडर सेक्शन 14। तो ट्रांसफर होता है बाय डिलीवरी। ठीक है, ट्रांसफर मतलब नेगोशिएशन हो रहा है बाय डिलीवरी, और दूसरा होगा बाय इंडोर्समेंट। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नेगोशिएशन बाय डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब जो सिंपली आप समझते हो डिलीवर करना। अब यहाँ पर लीगली हम जिस डिलीवरी को डिस्कस कर रहे हैं वो क्या होगा, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाला डिलीवरी होगा। ओके, डिलीवरी का पूरा कॉन्सेप्ट जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जिस तरीके से डिस्कस किया गया है, यहाँ पर हम उसी डिलीवरी को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जैसे पोजेशन है, ओनरशिप है, डिलीवरी है, जो कि आप कोई भी एक्ट पढ़ोगे वो कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जो उसके न्यूएंसेस है या उसके जो डिटेल्स हैं, जिस तरीके से वो एक लीगल राइट को क्रिएट करता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे वो लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज ट्रांसफर होता है, वो सारी चीजें सेम रहती हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने एक बार सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अगर क्लियर कर लिया है, तो आपको वही सेम कॉन्सेप्ट बाकी सारे एक्ट्स में अप्लाई करना है जब भी आप वो वर्ड देख रहे हो। तो यहाँ पर डिलीवरी कैसे हो रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। This method applies to negotiable instruments payable to bearer. अब यहाँ पर सिर्फ हम बेयरर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। पिछला वीडियो अगर आप देखोगे तो वहां पर मैंने आपको समझाया है कि बेयरर इंस्ट्रूमेंट क्या है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। तो नेगोशिएशन बाय डिलीवरी कैसे होगा, सिर्फ बेयरर इंस्ट्रूमेंट के लिए। इट अलाउज फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कैसे होगा, सिंपली थ्रू फिजिकल डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। एक पर्सन एक एनआई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दूसरे को दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। एक पर्सन दूसरे को कुछ दे रहा है मतलब डिलीवर कर रहा है, और सिर्फ डिलीवरी करने से अगर वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा, उसका ओनरशिप का ट्रांसफर दोनों पर्सन के बीच में हो जाएगा। इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बेयरर द होल्डर। ठीक है, अब लेट्स से बेयरर इंस्ट्रूमेंट है,
ए ने दिया इसको बाय डिलीवरी बी को, बी बिकम्स द होल्डर। ठीक है, अब बी भी अगर इसी बेरर इंस्ट्रूमेंट को सी को दे रहा है तो फिर से ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, सी विल बिकम द होल्डर। ठीक है, इस चीज को बताने की कोशिश कर रहा है ये डेफिनेशन। However, certain exceptions exist. अब इसका भी कुछ exception है, जैसे कि instruments delivered conditionally, which are not negotiable unless specified conditions are met. अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, NI जो है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, कंडीशन उसमें नहीं मेंशन होना चाहिए कि ये कंडीशन फुलफिल करने पर ही नेगोशिएशन या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कंप्लीट होगा। ऐसा कोई वहां पर कंडीशन नहीं होना चाहिए, और ऐसा कंडीशन अगर नहीं है तभी जाके बाय डिलीवरी नेगोशिएशन कंप्लीट होगा। अगर ऐसा कोई कंडीशन मेंशन किया हुआ है तो पहले उस कंडीशन को फुलफिल करना होगा, तब जाकर नेगोशिएशन उसका पॉसिबल होगा। नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल्स। A, the holder of a negotiable instrument payable to bearer, delivers it to B's agent to keep for B. ओके, इस एग्जाम्पल को डिस्कस करने के पहले जस्ट फॉर अ रिमाइंडर, कोई अगर सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट इसको देख रहा है इस वीडियो को पहली बार, तो ये एग्जाम्पल्स जो आप देख रहे हो ये आपके ही स्टडी मटेरियल से है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल नंबर को सेम रखा है। ओके, तो आप अपने स्टडी मटेरियल को भी रेफर कर सकते हो इन एग्जाम्पल्स को देखने के लिए। आपके स्टडी मटेरियल से जो रेलिवेंट एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने लिए हैं। A, the holder of a negotiable instrument payable to bearer, delivers it to B's agent to keep for B. The instrument has been negotiated. यहाँ पे negotiation कैसे हो रहा है? A वो होल्डर था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, कैसा इंस्ट्रूमेंट, जो कि बेरर इंस्ट्रूमेंट था, वो बी को दे देता है। बी को देता नहीं है, बी के एजेंट को दे देता है। अब यहाँ पर एजेंट का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रिंसिपल एजेंट आपने पढ़ा है, वो रिलेशनशिप की हम लोग बात कर रहे हैं। एजेंट को दे देता है, बी के एजेंट को दे देता है, किस लिए, कि तुम रखो, बी को दे देना। ठीक है, तो यहां पर भी जो नेगोशिएशन है वो पूरा हो गया। A, the holder of a negotiable instrument payable to bearer which is in the hands of A's banker. A होल्डर है, यहां भी बेरर इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट है किसके पास, इंस्ट्रूमेंट ए के बैंक के पास है। हु इज एट द टाइम द बैंकर ऑफ बी, डायरेक्ट्स द बैंकर टू ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट टू बीज क्रेडिट। ठीक है, बैंक है तो बहुत लोगों का अकाउंट होगा, ए का भी अकाउंट उसी बैंक में है, बी का भी अकाउंट उसी बैंक में है। अब इंस्ट्रूमेंट है किसके पास, बैंक के पास है, तो ए ने बैंक को कहा कि तुम्हारे में ही बी का भी अकाउंट है, तो ये इंस्ट्रूमेंट तुम बी को दे देना। The bankers in the banker's account with B, banker does so and accordingly now possess this instrument as B's agent. ठीक है, और अब पहले बैंक इंस्ट्रूमेंट किसके बिहाफ पे होल्ड कर रहा था, ए के बिहाफ पे होल्ड कर रहा था। जब ए ने कहा कि अब तुम इंस्ट्रूमेंट बी को ट्रांसफर कर देना, तो बैंक ने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट अभी भी बैंक के पास है, पहले ए के लिए बैंक के पास पास था, अब बी के लिए बैंक उसको होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पर भी नेगोशिएशन बाय डिलीवरी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर डिलीवरी कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर डिलीवरी जो है वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो रहा है। इसके लिए ही मैंने आपको कहा है कि आप सेल ऑफ गुड्स में डिलीवरी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, अगर आपको डिलीवरी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। ये एग्जाम्पल 1 और 2 में दोनों में ही कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो रही है। अब सेकेंड मेथड क्या है, नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट। ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। ठीक है, अभी सिर्फ डिलीवरी से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट हो सकता है या ट्रांसफर हो सकता है, ओनली बेयरर इंस्ट्रूमेंट। इंडोर्समेंट कहाँ पर जरूरी है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के लिए जरूरी है। अब इंडोर्समेंट क्या होता है, इंडोर्समेंट होता है किसी का नाम लिखकर उस पर साइन करना, एकदम बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। सो इट इन्वॉल्व्स होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट endorsing it and delivering it to another party. Endorsement refers to the act of signing the back of the instrument to transfer ownership. ओके, बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, पे की जगह पर नाम चेंज नहीं हो रहा है, पीछे में दूसरे पर्सन का नाम लिखकर उस पे साइन करके होल्डर दे रहा है, उसको हम एंडोर्समेंट कह रहे हैं। ठीक है, एक नाम होगा पे का, जैसे चेक का मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है पिछले वीडियोस में, तो वहां पर पे का नाम होता है जिस पर्सन को उस चेक पे पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन उस चेक पे पीछे अगर किसी का नाम लिखकर किसी पर्सन का, और उस चेक का होल्डर जिसके पास वो चेक है उसको साइन कर दे, तो जिस पर्सन का नाम लिखा हुआ है उसको
वो चेक वो होल्डर बन जाएगा, जिसका नाम लिखकर पीछे साइन किया गया है वो पर्सन होल्डर बन जाएगा। ठीक है, ओनरशिप राइट्स उसको ट्रांसफर हो जाएगा, इसको हम इंडोर्समेंट कहते हैं। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के लिए इंडोर्समेंट भी जरूरी है और उसके बाद डिलीवरी भी जरूरी है। द इंस्ट्रूमेंट अलॉन्ग विथ इंडोर्समेंट इज देन डिलीवर्ड टू द ट्रांसफरी। ठीक है, तो पहले इंडोर्समेंट किया गया, फिर उसको डिलीवर किया गया। सो लेट्स से एक के पास एक चेक है, ठीक है, अब उस चेक पे वो पीछे बी का नाम लिखकर साइन कर देता है। ओके, बी का नाम लिखकर उसने साइन कर दिया चेक के पीछे, पे की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज कीप दैट इन माइंड। चेक के पीछे उसने बी का नाम लिखकर साइन कर दिया। अब ये चेक जब तक ए बी को देगा नहीं, जब तक डिलीवर नहीं करेगा, तब तक यहां पर नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं होगा, बी को उस चेक के ऊपर ओनरशिप का राइट्स नहीं मिलेगा। तो यहां पर एक्सेप्शन क्या है, सेक्शन 58 कहता है कि अनलॉफुल मीन्स से या अनलॉफुल कंसिडरेशन देकर किसी ने अगर चेक को लिया है तो वो कंप्लीट नेगोशिएशन नहीं है। किसी अनलॉफुल तरीके से लेट्स से बी ने ये चेक ले लिया है तो दैट इज नॉट नेगोशिएशन, बी के पास ओनरशिप के राइट्स नहीं आएंगे। अब मोड्स ऑफ नेगोशिएशन आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक पेबल टू बेरर। ठीक है, ये सब कोई भी अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो उसका नेगोशिएशन बाय डिलीवरी हो जाएगा। कोई भी अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो उसके लिए इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी दोनों जरूरी है। ओके, एग्जाम्पल अब देखते हैं जो मैं आपको बता रही थी उसके बारे में। एक्स ने एक चेक बनाया 50,000 का, पेबल टू वाई। ठीक है, चेक कौन बना रहा है, एक्स बना रहा है, पेई कौन था, वाई था, वाई यहां पर पेई है। वाई इंडोर्स द चेक इन फेवर ऑफ जेड। ठीक है, वाई क्या करता है, चेक के पीछे जेड का नाम लिखकर साइन कर देता है। ओके, तो एंडोर्समेंट हो गया, बट केप्ट इट इन हिज टेबल ड्रॉर। लेकिन जेड को वो डिलीवर नहीं करता है, जेड का नाम लिखकर साइन करके अपने टेबल के ड्रॉर में रख देता है। इसके बाद वाई की डेथ हो जाती है और जेड को वो चेक वाई के ड्रॉर में मिलता है। तो इस केस में क्या जेड ओनर बन जाएगा, चेक का ओनरशिप का राइट्स ट्रांसफर हो गया, जेड को नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि नेगोशिएशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आई होप अब आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि डिलीवरी से कैसे नेगोशिएशन कंप्लीट होगा और इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से नेगोशिएशन किस तरीके से कंप्लीट होगा। और ये नेगोशिएशन करना मतलब ओनरशिप का राइट्स ट्रांसफर करना फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। अब डिलीवरी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसको देखते हैं। तो डिलीवरी तो इम्पॉर्टेंट है, बेरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट दोनों में ही, उसके बिना नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन डिलीवरी जो है वो वॉलेंटरी होना चाहिए। ठीक है, वॉलेंटरी मतलब जबरदस्ती किसी से डिलीवर नहीं करवाया गया है, वो अपने खुद की मर्जी से डिलीवर कर रहा है और इस इंटेंशन से कर रहा है कि वो अपना ओनरशिप ऑन दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, जिसको वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिलीवर कर रहा है। फिर मैंने आपको ये बताया कि डिलीवरी जो है वो एक्चुअल कॉन्स्ट्रक्टिव दोनों तरीके का हो सकता है। इफेक्टिव डिलीवरी कैसे कंप्लीट होती है, तो प्रॉपर्टी इन इंस्ट्रूमेंट डजंट पास अनलेस डिलीवर्ड टू ट्रांसफरी अनलेस नेगोशिएटेड टू अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट में जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है वो होने के लिए क्या जरूरी है, डिलीवरी जरूरी है, जो अभी मैंने आपको पिछले एग्जांपल में दिखाया कि जेड का नाम तो लिखा हुआ था बट उसको डिलीवर नहीं किया गया था, इसलिए जेड को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिमेन्स इनकम्प्लीट एंड रिवोकेबल अंटिल डिलीवरी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो बन रहा है, जो अभी हमने एग्जांपल देखा, वाई और जेड के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था कि वाई के पास जो चेक था वो अब जेड का हो जाएगा, वो क्या है, वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वाई ने जेड को डिलीवर नहीं किया था। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने के लिए भी डिलीवरी जरूरी है। जब तक डिलीवरी नहीं होगा तब तक वाई के पास ये ऑप्शन होगा कि वो चाहे तो जेड का नाम चेक से हटा दे। डिलीवरी इज नेसेसरी नॉट ओनली ड्यूरिंग नेगोशिएशन बट ऑल्सो ड्यूरिंग मेकिंग और ड्रॉइंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हर स्टेप पे डिलीवरी जरूरी है, तभी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है वो कंप्लीट होगा। उस स्टेट में डिलीवरी का क्या होगा, जब अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो नेगोशिएट नहीं कर सकते इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, सोलली बाय डिलीवरी इफ इंडोर्स बाय द डिसीज बट नॉट डिलीवर्ड। तो जैसे हमने देखा जेड के केस में, वाई ने इंडोर्समेंट कर दिया था लेकिन जेड को डिलीवर नहीं किया था,
वाई की डेथ हो गई। अब क्या वाई के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब उसके जो सक्सेसर्स होंगे, जो लोग उसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं, क्या वो चाहे तो जेड को चेक डिलीवर कर दें और चेक का जो ट्रांसफर ऑफ राइट्स है, ओनरशिप का राइट्स, वो जेड का हो जाएगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 ऑफ द एनआई एक्ट। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट एजेंट्स ऑफ द डिसीज्ड। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो मरे हुए पर्सन के हैं वो उसके एजेंट नहीं होते हैं लीगली, तो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है बिटवीन द डेड पर्सन एंड हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, and cannot complete the instrument if delivery was not made before the deceased dead। ठीक है, तो अगर मरने के पहले उस पर्सन ने डिलीवरी कंप्लीट नहीं किया था तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी को उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अगर उसी मरने वाले पर्सन का एजेंट होता, ठीक है, और एजेंट को पता होता कि मेरे प्रिंसिपल ने इस चेक को इंडोर्स करके रखा है और इसको डिलीवर करना है, और डिलीवर करने के पहले प्रिंसिपल की डेथ हो जाती, तो उस सिचुएशन में एजेंट अगर डिलीवर करेगा तो दैट विल बी अ वैलिड डिलीवरी, और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे नेगोशिएशन है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट्स है, वो कंप्लीट हो जाएगा। इफेक्टिव डिलीवरी पार्टीज के रिलेशनशिप पे कैसे डिपेंड करता है? तो एज बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन इमीडिएट रिलेशन। ठीक है, तो डिलीवरी टू बी इफेक्चुअल मस्ट बी मेड बाय द पार्टीज मेकिंग, एक्सेप्टिंग और इंडोर्सिंग द इंस्ट्रूमेंट। तो इसीलिए जो डिसीज्ड पर्सन है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स डिलीवरी को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिलीवरी इफेक्टिव होने के लिए, मतलब लीगली कंप्लीट होने के लिए कौन डिलीवरी कर सकता है? जो इंस्ट्रूमेंट को बनाया है वो कर सकता है, जो इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है वो कर सकता है, जो इंडोर्स कर रहा है वो कर सकता है, या फिर इन लोगों के बिहाफ पे उनका कोई एजेंट है जिसको ऑथराइज किया गया है वो काम करने के लिए, वो अगर करेगा तभी जो डिलीवरी है वो इफेक्टिव होगा। इसीलिए सेक्शन 57 के अंदर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डिलीवरी को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। as between such parties and any holder of instrument other than a holder in due course। तो यहाँ पर आप हमेशा देखो holder in due course को exclude किया गया है। It may be shown that instrument was delivered conditionally or for a special purpose only and not for the purpose of transferring absolutely the property therein। अब अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर किया गया विथ अ कंडीशन कि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगा या एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगा, तो वहां पर डिलीवरी से भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट आपके लिए काफी जरूरी है याद रखना, स्पेशली अगर आपको कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंटमेंट की। ठीक है, प्रेजेंटमेंट जो टर्म है वो क्या है, और अलग अलग जो सेक्शंस हैं अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वो प्रेजेंटमेंट से रिलेटेड क्या क्या रूल्स क्रिएट करते हैं। प्रेजेंटमेंट का क्या मतलब है? प्रेजेंट करना। ठीक है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको प्रेजेंट करना कि अब इस पे आप मुझे पैसे दे दो, इसको हम प्रेजेंटमेंट कह रहे हैं। तो प्रेजेंटमेंट अलग अलग चीजों के लिए भी हो सकता है। तो प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस ये है सेक्शन 61। A bill of exchange payable after sight must be presented to the drawee for acceptance within a reasonable time। ठीक है, तो पहले ड्रॉई को देना होगा कि आप इस इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं। इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा तब जाकर उस पर पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो जो ड्यू डेट है इंस्ट्रूमेंट का उसके पहले उसका प्रेजेंटमेंट करना होगा फॉर एक्सेप्टेंस। किसके पास? ड्रॉई के पास। प्रेजेंटमेंट मस्ट बी मेड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। और कब वो वैलिड प्रेजेंटमेंट होगा? जब उसको बिजनेस आवर्स में किया गया होगा और एट द स्पेसिफाइड प्लेस इफ मेंशन्ड। और ड्रॉई ने जो प्लेस बताया होगा या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई प्लेस लिखा हुआ है जो बिजनेस आवर्स मेंशन्ड है, उस टाइम पर प्रेजेंटमेंट अगर किया जाएगा तो वही वैलिड प्रेजेंटमेंट है। अब यहाँ पर प्रेजेंटमेंट के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपने देखा है कि एक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कैसे वैलिड बनाया जाता है, किस किस तरीके से परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। वही सारी चीजें अभी आप प्रेजेंटमेंट में भी देखोगे। ठीक है, तो वैलिड परफॉर्मेंस कब होता है? जब उसको बिजनेस आवर्स में किया जाए, उस प्लेस पर किया जाए जहां पर अदर पार्टी ने बोला हो। ठीक है, तो प्रेजेंटमेंट भी कहाँ होना चाहिए? जहां पर ड्रॉई ने बताया हो, या ड्रॉई ने अगर नहीं बताया है तो जो उसका यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस है या जो उसका यूजुअल बिजनेस प्लेस है वहां पर प्रेजेंटमेंट होना चाहिए, तभी वो वैलिड प्रेजेंटमेंट होगा। सेक्शन 62 कहता है प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट। अ प्रोमिसरी नोट पेबल आफ्टर साइट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द मेकर विद इन अ रीजनेबल टाइम
फेलियर टू प्रेजेंट रेंडर्स नो पार्टी लायबल टू द डिफॉल्टर। प्रॉमिसरी नोट का भी प्रेजेंटमेंट कब होना चाहिए? रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम क्या होगा? ड्यू डेट के पहले। ठीक है, ड्यू डेट के पहले, बिजनेस आवर्स में, स्पेसिफाइड प्लेस पे, ये सारी चीजें वहां पर कंप्लीट होनी चाहिए। सेक्शन 63 कहता है ड्रॉ इज टाइम फॉर डेलिबरेशन। ड्रॉई ऑफ अ बिल प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस में डिमांड 48 आवर्स फॉर कंसिडरेशन। अब ड्रॉई को जब बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट किया जा रहा है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो कहेगा कि मुझे 48 आवर्स का टाइम चाहिए, तब मैं डिसाइड करके बताऊंगा कि मैं बिल को एक्सेप्ट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो ये वैलिड टाइम ड्रॉई के पास अवेलेबल होता है। जहां पर भी हम प्रेजेंटमेंट एट साइट या आफ्टर साइट की बात कर रहे हैं तो वहां पर मतलब क्या है? वहां पर मतलब है कि पेमेंट लेने के पहले जो प्रॉमिसरी नोट है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको दिखाना जरूरी है। ठीक है, उसको प्रेजेंट करना जरूरी है। वो प्रेजेंट होने के बाद जो ड्रॉई है या मेकर है प्रॉमिसरी नोट का, वो ये डिसाइड करेगा कि पेमेंट उस पर करना है या नहीं करना है। अब हम आते हैं सेक्शन 64, दैट इज प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। Promissory notes, bill of exchange and checks must be presented for payment to the respective makers or acceptors। ठीक है, अब 64 से फिर ये कहता है कि पेमेंट चाहिए तो जो भी एनआई है उसको प्रेजेंट कर लो। और अगर प्रेजेंट नहीं किया जाता है, फेलियर टू प्रेजेंट एग्जेम्प्ट्स अदर पार्टीज फ्रॉम लायबिलिटी। ठीक है, पेई अगर प्रेजेंट नहीं करता है अपने मेकर को या ड्रॉई को, तो वहां पर मेकर या ड्रॉई की लायबिलिटी खत्म हो जाती है उस पर पेमेंट करने से। आवर्स ऑफ प्रेजेंटमेंट क्या है? वही यूजुअल बिजनेस आवर्स, और अगर बैंक है तो बैंकिंग आवर्स। Presentment for payment of instrument payable after date or site. So instruments payable at specified period after date or site must be presented at maturity। अगर after date या site लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट पे तो उसको कब प्रेजेंट करना है? जब उसका मेच्योरिटी का टाइम हो गया उसमें। अभी इसके पहले जो सेक्शंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहां पर कब प्रेजेंट करना है? जो मेच्योरिटी का डेट है उसके पहले। प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक्स टू चार्ज ड्रॉर। So checks must be presented at drawer's bank before any alterations producing the drawer banker relationship। ठीक है, अब बैंक का चेक है तो ऑब्वियसली उसका प्रेजेंटमेंट कहाँ होगा? बैंक के पास होगा। Presentment of check to charge any other person. To charge any person other than the drawer, check must be presented within a reasonable time after delivery। ठीक है, ये सारे कॉमन सेंस की चीजें हैं। आपके पास चेक है, जो उस चेक पे पेमेंट करने वाला ऑब्वियसली आप प्रेजेंट उसको ही करोगे, उसको ही ले जाकर दोगे। Negotiable instruments payable on demand must be presented within a reasonable time after received by the holder। ठीक है, पेबल ऑन डिमांड जो भी इंस्ट्रूमेंट है, पेबल ऑन डिमांड मतलब इंस्ट्रूमेंट लेकर पर्सन गया और उस पर पेमेंट मिल जाएगा। वैसे सिचुएशन में वो भी जब होल्डर के पास इंस्ट्रूमेंट आ गया है तो उसको एक रीजनेबल टाइम के विद इन उस पर पैसे डिमांड करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि होल्डर को एक चेक 2024 में मिला और उसके लिए वो पैसे डिमांड कर रहा है 2050 में। ऐसा नहीं होना चाहिए। रीजनेबल टाइम के विद इन अगर पेबल ऑन डिमांड भी है तो उसका प्रेजेंटमेंट हो जाना चाहिए। अब प्रेजेंटमेंट में डिले हो रहा है तो क्या होगा? सो डिले इन प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज्ड इफ कॉज्ड बाय सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द होल्डर्स कंट्रोल। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से होल्डर नहीं प्रेजेंट कर पाया विद इन रीजनेबल टाइम, तब डिले को एक्सक्यूज किया जाएगा। व्हेन प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी, प्रेजेंटमेंट की जरूरत कब नहीं है? नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी इन स्पेसिफाइड केसेस सच एज इंटेंशनल प्रिवेंशन बाय द मेकर और इंगेजमेंट टू पे। प्रिवेंशन, मेकर ने ही कहा है कि प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं है, तो अब वहां पर प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती है। लाइबिलिटी ऑफ बैंकर फॉर नेग्लिजेंटली डीलिंग विथ बिल प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब कोई बैंकर, अगर उसके पास कोई बिल प्रेजेंट किया गया है कि इस पे पेमेंट चाहिए लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्या होगा? बैंकर्स मस्ट कॉम्पेंसेट होल्डर फॉर लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंट हैंडलिंग ऑफ बिल प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, तो नेग्लिजेंट हैंडलिंग की वजह से होल्डर को कोई लॉस हुआ है तो वो लॉस की भरपाई बैंक करेगा। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम उस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। डिसऑनर ऑफ चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन अकाउंट। ये होता है सेक्शन 138 टू 142। यहाँ पर मैं आपको पहले से बता देती हूँ, जेल जाने का प्रोविजन है। तो अगर आपके बैंक में इतने सफिशिएंट पैसे नहीं हैं जिससे कि आप दूसरे को उसका चेक, या आपने जो चेक काट कर दिया है किसी को, उसको आप फुलफिल कर सको, तो आपको कभी भी किसी को
चेक नहीं देना चाहिए। इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ओके, तो क्या है सेक्शन, किस तरीके से काम करता है, क्या प्रोसीजर है, वो देखते हैं। सेक्शन 138 कहता है डिसऑनर ऑफ चेक्स ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स मतलब ए ने चेक बना कर दिया बी को, ठीक है, लेट्स से 1 लाख का चेक है। अब ए के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए नहीं है, और बी ले जाकर बैंक को चेक देता है। अच्छा, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ए ने एसबीआई बैंक का चेक दिया बी को 1 लाख रुपीज का, ठीक है, 1 लाख रुपीज का चेक दिया। और अब बी क्या करेगा, बी को पैसे चाहिए 1 लाख, तो वो एसबीआई के पास लेकर जाएगा, ए का जहां बैंक है एसबीआई में लेकर जाएगा। अब एसबीआई जब देखता है तो ए के अकाउंट में 1 लाख रुपीज नहीं है, लेट्स से सिर्फ 1 रुपए कम है, ठीक है, 1 लाख में सिर्फ 1 रुपए कम है। या अगर आप बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हो तो आप देखोगे कि कुछ पैसे में भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे आपके अकाउंट में कभी आपको मिलेगा कि 990.095 पैसे, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में भी 1 लाख कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा, इट इज डिसऑनर ऑफ चेक बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब बैंक ने चेक पे पेमेंट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि जिसके अकाउंट से पेमेंट करना है उस पर्सन के अकाउंट में उतने पैसे नहीं है जितना कि चेक पर अमाउंट लिखा हुआ है। इसी को हम डिसऑनर कहते हैं। व्हेन अ पर्सनस चेक इज रिटर्न्ड अनपेड बाय द बैंक ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स, इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस। ऑफेंस मतलब रॉन्गफुल एक्ट जिस पे क्रिमिनल लाइबिलिटी हो। अब ये किस सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा सेक्शन 138, तो चेक मस्ट बी इशूड फॉर पेमेंट ऑफ मनी, ठीक है, मनी पे करना है फॉर डिस्चार्ज ऑफ डेट और अदर लाइबिलिटी। और डिसऑनर क्यों हो रहा है, क्योंकि अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स नहीं है। अब डिसऑनर ऑफ चेक सेक्शन 138 के पनिशमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए और क्या क्या कंडीशंस पूरे होने चाहिए। चेक जो है वो कि 3 मंथ के विद इन ही उसको प्रेजेंट किया गया हो बैंक को, ठीक है, क्योंकि चेक जो है वो जिस डेट पे बनाया जाता है उससे 3 मंथ्स तक वैलिड रहता है, तो उस 3 मंथ्स के विद इन ही होल्डर ने बैंक को ले जाकर उसको प्रेजेंट किया है कि इस पे इतना अमाउंट लिखा है, मुझे इतने पैसे दे दो। Payee or holder in due course must issue a written notice demanding payment within 30 days of receiving information about the dishonored check. अब चेक जब दिया पेई ने, लेट्स हम लोग बी की बात कर रहे थे, तो बी ने चेक ले जाकर एसबीआई को दिया। एसबीआई ने कहा कि ए के बैंक अकाउंट में इतने रुपए नहीं है, 1 लाख रुपीज नहीं है, मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, चेक डिसऑनर हो गया। ये हुआ लेट्स से 10 अप्रैल 2024 को, ठीक है। तो अब बी के पास क्या ऑप्शन है, बी 10 अप्रैल 2024 से लेके 30 डेज के विद इन, 30 डेज काउंट किया जाएगा कैलेंडर डेज, और 30 डेज के विद इन वो एक नोटिस भेजेगा ए को कि तुमने जो चेक मुझे दिया था वो डिसऑनर कर दिया है तुम्हारे बैंक ने, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, सफिशिएंट पैसे नहीं थे, ठीक है। ये नोटिस भेजने का टाइम कितना है, 30 डेज। अब इसके बाद द ड्रॉअर मस्ट फेल टू मेक पेमेंट विद इन 15 डेज ऑफ रिसीविंग द नोटिस। 30 डेज का टाइम है नोटिस भेजने का। लेट्स से बी ने ये नोटिस भेज दिया 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल को नोटिस मिला ए को, ठीक है। अब 20 अप्रैल से 15 दिन होगा ए के पास 1 लाख रुपीज बी को देने के लिए। अब अगर 15 दिन के विद इन, 20 अप्रैल से 15 दिन के विद इन अगर ए 1 लाख रुपीज बी को नहीं दे पाता है, तब क्या होगा, ए को पनिश किया जाएगा, ठीक है। अब कैसे पनिश किया जाएगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे और क्या पनिशमेंट होगा। उसके पहले ये एग्जांपल देखते हैं। एक्स इशूड अ पोस्ट डेटेड चेक टू वाई, ठीक है, on the account of discharge of its liability. Further, X instructed to the bank to stop the payment due to unavailability of the adequate amount in the account. X ने चेक दिया Y को और X ने अपने बैंक को कह दिया कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, कोई चेक लेकर आएगा तो उसको मना कर देना। Here in this instance, section 138 is attracted as when a check is dishonored on account of stop payment instructions by the drawer to his banker. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड की वजह कहकर बैंक ने मना नहीं किया पेमेंट से। बैंक ने क्या कहा कि जो अकाउंट का मालिक है, अकाउंट होल्डर है, उसने कहा है कि मेरे अकाउंट से तुम किसी को चेक पे पेमेंट नहीं देना, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये डिसऑनर ऑफ चेक सेक्शन 138 का
केस होगा। अब पोस्ट डेटेड चेक क्या है? पोस्ट डेटेड चेक इज डीम्ड टू हैव बीन ड्रॉन ऑन द डेट इट बेयर्स एंड 3 months period for the purpose of section 138 is to be counted from that date. So X will be liable for dishonor of check once a check is issued by a drawer. A presumption under section 139 must follow. अब presumption क्या है section 139 के अंदर, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। Section 139, presumption in favor of holder. Unless proved otherwise, it is presumed that holder received the check for discharge of debt or liability under section 138. तो जब भी किसी होल्डर के पास चेक है, वो बैंक में लेकर जा रहा है, तो सबसे पहला प्रिजम्पशन क्या होगा कि वो पर्सन के पास चेक लॉफुली है, ठीक है, अनलॉफुल होल्डर नहीं है वो चेक का, और उसको चेक क्यों मिला है? किसी ना किसी तरह के डेट या लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए। अब ये हमेशा प्रिज्यूम किया जाएगा। रिबटल प्रिजम्पशन, द अक्यूज्ड हैज अपॉर्चुनिटी टू प्रूव द कॉन्ट्ररी बट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विद देम। अब जिसने चेक बनाया है, ठीक है, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है प्रूफ करने का कि वो प्रूफ करे कि ये होल्डर, जो पर्सन चेक लेकर आया है, मैंने उसको कोई डेट दिया ही नहीं था, या मैंने उसको चेक बनाकर ही नहीं दिया है, ये रॉन्गफुल होल्डर है चेक का, अनलॉफुल होल्डर है चेक का। ये सारी चीजें कौन प्रूफ करेगा? जिसने चेक बनाया है वो प्रूफ करेगा, ठीक है। जो होल्डर ऑफ चेक है उसको कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उसके फेवर में हमेशा प्रिजम्पशन होगा कि ये वैलिड होल्डर है और इसने कोई डेट दिया होगा, इसीलिए इसको इतने रुपए का चेक मिला है। सेक्शन 140 कहता है, इट इज नॉट अ वैलिड डिफेंस इन सेक्शन 138 प्रोसिक्यूशन टू क्लेम दैट द ड्रॉअर हैड नो रीजन टू बिलीव द चेक वुड बी डिसऑनर्ड, ठीक है। तो जिस पर्सन ने चेक बनाया था वो ये डिफेंस नहीं ले सकता है, वो कोर्ट में ये क्लेम नहीं कर सकता है कि नहीं, मुझे लगा था कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे होंगे इसलिए मैंने चेक दे दिया था, ठीक है। इससे वो अपने पनिशमेंट से बच नहीं सकता है। तो जब चेक डिसऑनर हो गया, जो मैंने आपको 15 डेज टाइम बताया कि बी ने नोटिस भेजा, 30 डेज का टाइम उसके पास नोटिस भेजने का, नोटिस जिस दिन से ए को मिल गया उस दिन से ए के पास 15 दिन का टाइम है पैसे देने का। ए अगर 15 दिन में पैसे नहीं दे पाता है तो बी क्या करेगा? सेक्शन 138 के अंदर केस करेगा अगेंस्ट ए, और तब ए ये नहीं कह सकता है कि नहीं, मुझे लगा था कि मेरे बैंक अकाउंट में पूरे पैसे होंगे इसलिए मैंने चेक दे दिया था। ये कोर्ट में क्लेम करके वो पनिशमेंट से नहीं बच सकता है। क्या क्या पनिशमेंट मिल सकता है? ऑफेंडर में फेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 2 years और 2 years तक का जेल हो सकता है, फाइन अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक और बोथ, ठीक है। और फाइन कितना लगेगा? जो अमाउंट होगा चेक का, तो हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें 1 लाख अमाउंट था चेक का, तो फाइन कितना देना पड़ेगा? 2 लाख फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। और जेल भी जा सकता है, मतलब उसको जेल भी भेजा जा सकता है और फाइन भी लिया जा सकता है, दोनों हो सकता है सिचुएशन। ओके, तो चेक बाउंस इसको हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो ये चेक बाउंस जो है ये काफी सीरियस ऑफेंस है। तो जब भी आप अपने बैंक अकाउंट पे चेक ड्रॉ करते हो तो आपको हमेशा ये क्लैरिटी रखनी चाहिए कि जब वो पर्सन लेने जाएगा पैसे तो आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए जो अमाउंट आपने चेक पर लिखा है। अब चेक का जो होल्डर था उसको कॉम्पेंसेशन जो मिलेगा उसके कुछ कुछ रूल्स हैं एनआई एक्ट के अंदर ही। पहला है सेक्शन 117, होल्डर इज एंटाइटल्ड टू द अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट अलोंग विथ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रेजेंटिंग, नोटिंग, प्रोटेस्टिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो एनआई पे जो पैसे लिखे हुए हैं, जो अमाउंट लिखा हुआ है वो तो मिलेगा ही उसके होल्डर को, साथ ही में उसने प्रेजेंटमेंट में, नोटिंग करवाने में, ये सारे चीजों में जो खर्च किया है वो सारी चीजें भी उसको मिलेंगी एज अ कॉम्पेंसेशन। Compensation for difference in residence. If person charged resides in a different place from where the instrument was payable, the holder is entitled to receive the amount at the current exchange rate between two places. ठीक है, दो अलग अलग कंट्रीज की अगर बात है तो दोनों के करेंसी का जो डिफरेंस है वो भी पे करना होगा। जैसे आपको पता होगा कि एक डॉलर इंडियन रुपी में अराउंड 80-83 इतना होता है, ठीक है। तो अगर अमाउंट पेबल था या प्लेस ऑफ पेमेंट अमेरिका था तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा? किस हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे? जो एक्सचेंज रेट है उसके डिफरेंस के हिसाब से। कॉम्पेंसेशन फॉर इंडोर्सर, सो इंडोर्सर हु पेज द अमाउंट ड्यू इज एंटाइटल्ड टू अमाउंट पेड अलॉन्ग विथ 18% पर एनम इंटरेस्ट फ्रॉम द अमाउंट पेमेंट डेट अंटिल टेंडर और रियलाइजेशन प्लस ऑल रिलेटेड एक्सपेंसेस। इसका मतलब है कि लेट्स से जो हमने ए और एक बी का एग्जांपल लिया था, अब यहाँ पर एक पर्सन था ए और बी, ठीक है, बी जा रहा है पेमेंट लेने, अब यहाँ पर एक पर्सन सी के नाम पर ये चेक इंडोर्स था। तो सी ने क्या कहा ए को
कि ठीक है तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं हो रहे 1 लाख रुपए, मैं बी को दे देता हूँ जिससे कि तुम्हारा डिसऑनर ऑफ चेक के पनिशमेंट से तुम बच जाओ। ठीक है, पैसे किसने दे दिए? सी ने दे दिए, क्योंकि वो भी चेक पे एक ओनर था, तो उसने पैसे दे दिए बी को। अब ऐसे सिचुएशन में ए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सी को 1 लाख रुपीज वापस करे। ठीक है, यही बता रहा है सेक्शन 117। और इंडोर्सर और मेकर का प्लेस अलग 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 है, तो करंट एक्सचेंज रेट पे मिलेगा पैसे। फिर ड्रॉइंग अ बिल फॉर कॉम्पेंसेशन, द पार्टी एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन में ड्रॉ अ बिल अपॉन द लायबल पार्टी पेबल एट साइट और ऑन डिमांड for the amount due accompanied by the dishonored instrument and protest if any. If the drawn bill is dishonored, the party dishonoring it is liable to compensate in the same manner as the original bill. अब कॉम्पेंसेशन देने के लिए भी एनआई को यूज किया जा सकता है। ठीक है, और वो भी अगर डिसऑनर हो जाएगा तो फिर वही लाइबिलिटी होगी जैसा ओरिजिनल एनआई पर होता है। ओके, तो आई होप आज का जो क्लास था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन गो थ्रू द प्रोसीजर, जो कि आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को पूछना है। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सो दैट मेनी पीपल कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।